अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, इस्लामाबाद पर ड्रोन के हमले। और ये हमले कोहाट में आज जो सुबह 3 हमले हुए, 3 ड्रोन्स कोहाट में आए। उसके बाद इस्लामाबाद भी हमला किया गया है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। ना वहाँ परवाज़ों की लैंडिंग की इजाज़त है और ना ही टेक ऑफ की। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये ड्रोन्स जो इस्लामाबाद में आए और जो कोहाट में आए उनको मार गिराया गया है, ये हमारी इतलात है। लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट को बंद किया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। मज़ीद इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कहीं कोई और ड्रोन तो यहाँ पे इस इलाके में नहीं फिर रहा। और ये ड्रोन्स कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए, यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। जैसे ही इतलात आएंगी ऑफिशियली हम आपको बताएंगे, क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और डेवलपिंग है। और इसमें अहम बात यह है कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफ़गानिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कोहाट में भेजे गए ड्रोन्स की जिम्मेदारी ली थी। वहाँ भी पाकिस्तान, वो भी कैंटोनमेंट, कोहाट कैंटोनमेंट में भेजे गए थे और वहाँ उन ड्रोन्स को गिरा लिया गया था। और उनको गिराने से उनका जो मलबा गिरा है, ये पाकिस्तान ने इसको बताया है कि मलबा जो गिरा है उससे कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन फिर शाम को इस्लामाबाद में भी एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया, या 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। 3, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि 1 या 2, अभी इस्लामाबाद का अभी नंबर कंफर्म नहीं है, लेकिन ड्रोन डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम 1 इंटरसेप्ट किया गया, उसको गिराया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। लेकिन एहतियात के तौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं बहुत सारी दूसरी जगहों पे, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बता दें कि आज ही लकी मरवत में भी एक हमला हुआ पुलिस की वैन पे IED के ज़रिए, जिसमें 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। और ये जवाब है उन तमाम हमलों का जो पाकिस्तान ने कल रात काबुल पे, कंधार पे, पख्तिया पे और पख्तिका पे किए और उसके नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचाया है अफ़गानिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को। उसके जवाब में ये हुआ है। तो जंग लगता है थोड़ी सी वो बढ़ गई है और इस पे हम बात मज़ीद करेंगे अपने प्रोग्राम में आज के। और आज के प्रोग्राम का मैं आपको तारुफ करवा दूं, हमारी आज की टॉपिक ईरान जंग, अमेरिका इसराइल नताइज हासिल करने में नाकाम रहे हैं और उसके इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या है और किस तरफ ये जंग जा सकती है, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं और पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे एजाज चौधरी साहब जो साबिक सफीर पाकिस्तान के, और अदरीस अली साहब जो सहाफ़ी हैं रॉयटर्स के लिए, वाशिंगटन DC में वो मौजूद हैं। वहाँ उनसे बात करेंगे। हमारा आज का हॉट इशू होगा तालिबान दहशतगर्दों पर हमले जारी, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया भी है। इसके बारे में हम अपने हॉट इशू में बात करेंगे। ताहिर ए खान माहिर हैं अफ़गान अमूर के और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से जो दिफाई तजियाकार हैं, और उनसे पूछेंगे जो ये एस्केलेशन है पाकिस्तान इसको कहाँ तक लेके जाएगा। ये पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला होगा तो उसका जवाब डीप इनसाइड अफ़गानिस्तान दिया जाएगा। और आज ड्रोन हमले कोहाट में भी हुए, इस्लामाबाद में भी हुए, लकी मरवत में पुलिस की वैन पर हमला भी हुआ। तो इसका जवाब पाकिस्तान क्या आज रात देगा, कल देगा, मज़ीद देगा, एस्केलेशन कहाँ तक जाएगी, इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जंग ईरान में लेकिन स्कूल पाकिस्तान में बंद हैं, इसकी क्या वजह है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। एजाज चौधरी साहब, अदरीस अली साहब एंड वेलकम। थैंक यू जी साहब, ये बताइएगा कि मैं आपसे लेटेस्ट जानना चाहता हूँ कि अमेरिका का एक त्यारा रीफ्यूलिंग वाला त्यारा वो इराक में गिरा, KC-135, और पीट हेग्सेथ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की है वाशिंगटन में, उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस है उन्होंने तस्लीम किया कि गिरा है। मिनाब स्कूल में जो बच्चों की शहादत हुई है, 165 बच्चे उसमें मारे गए हैं, उनके बारे में भी अब वो मान रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि ईरान ने किया है। आप बताइए कि क्या सिचुएशन है अमेरिका के अंदर इस जंग के हवाले से, जबकि नुकसान अमेरिकियों का बढ़ता जा रहा है और 4 फौजी मजीद मारे गए हैं, कंफर्मेशन हो गई है। कैसे आप देखते हैं सिचुएशन को? बिल्कुल, मैं आज सुबह को पेंटागन में ही था इस ब्रीफिंग के लिए और हमारी बातचीत पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन जो इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं उनसे हो रही थी। 14 दिन हो चुके हैं जब से US और इजरायली हमले शुरू हुए ईरान पे। कोई 2000 के करीब ईरान में लोग मर चुके हैं और ये सिचुएशन है कि जो टैक्टिकली जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी जारी है वो अमेरिका
काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो सही चल रही है, कि ईरान के नेवल शिप्स को कोई 90 ऑड को मार दिया है, उनकी मिसाइल्स को मार चुके हैं और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मार चुके हैं। मगर एक जो बड़ा सवाल अभी यूएस में है और आंसर नहीं हो चुका है कि स्ट्रेटेजिकली ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप का। वो ये मिसाइल्स तो कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, मगर ऑब्जेक्टिव क्या है। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद डिफरेंट चीज़ें कहते हैं, कभी कहते हैं कि रिजीम चेंज ऑप्शन है, गोल है, कभी कहते हैं कि ये जंग बस ख़त्म होने ही वाली है। जो एवरेज अमेरिकन है उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़े, मगर अब जो देखा जा रहा है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, $100 के करीब जो बैरल है, वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब डिबेट अमेरिका में काफ़ी चल रही है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। 12-13 यूएस सोल्जर्स अभी मर चुके हैं इस जंग में, तो आई थिंक जितना ये चलता रहेगा उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे और पॉलिटिकली प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ठीक शायद काफ़ी मुश्किल हो आंसर करना। ठीक। एजाज चौधरी साहब, आप देख रहे हैं सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से, गल्फ में जो चल रही है इस वक्त। एक पीस मिशन भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेके कल सऊदी अरेबिया गए थे। इससे पहले उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात भी हुई है डिटेल से। आप क्या देखते हैं सिचुएशन को? क्या कोई पीस रिस्टोर हो सकता है, सीज फायर हो सकती है, ये जो पाकिस्तान ने कोशिश शुरू की है इसके बाद? कि पाकिस्तान की कोशिश तो ईरान और सऊदी अरब तक ही मुझे महदूद लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है और ईरान के साथ हमारे अच्छे गुड ऑफिस हैं, बिकॉज हमने ईरान पे जो होने वाली जारियत को हर सतह पर, हर जगह पर मजम्मत की है उसकी। तो ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं और हम उनको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब पे ना करें। सऊदी अरब तो ना अब्राहम्स अकॉर्ड में शामिल हुआ था और वो बाकायदा इस मामले में इसराइल के खिलाफ एक किस्म के तना हुआ था, तो आप उसमें शामिल ना हो। वो उन्होंने सिर्फ एश्योरेंस मांगी कि सऊदी अरब से कहें कि उनका जो अड्डा है अमेरिका का वो इस्तेमाल ना हो। तो कोशिश तो बहरहाल यही है हमारे वज़ीर आज़म की कि चले दोनों के दरमियान अमन ही किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये दोनों के दरमियान जो है यानी अगर एग्रीमेंट है तो पाकिस्तान की फ़ौज भी लगेगी। तो मेरा तो कहना यह है कि जब दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान जंग हो, जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, तो हम ये नहीं समझते कि सऊदी अरब के सोल्जर्स यहाँ पे आ जाएंगे, या हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान है तो पाकिस्तान के सोल्जर्स चले जाएंगे। मकसद ये है कि ऐसे मौक़ों पर इन दोनों मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए कि अमन कराएं। सऊदी अरब कोशिश करे कि तालिबान के साथ पाक के साथ मिलकर कराए और हमारा भी वही किरदार है। आप जाहिर आपका नॉलेज तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कल हुआ वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है मसूद पेज़ेश्कियान की, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया ईरानी सदर ने, और उसमें उन्होंने 3 शराइत दी हैं। एक ये है कि उनके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं ईरान के वो तस्लीम किया जाएं, रेपरेशंस जो मुदावा है माली तौर पे वो किया जाए उनका जो नुकसान हुआ है, और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल गारंटीज उन्होंने मांगी थी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें हो रही होंगी ना, और उसमें सिर्फ ईरान और सऊदी अरब की बात तो नहीं यहाँ पे हो रही। ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त, अमेरिका और इसराइल नहीं कर पा रहे, अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रहे, और ईरान का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ईरान की ये तीनों शराइत जो हैं ये लॉजिकल हैं और इनके साथ कोई बात आगे बढ़ सकती है, चाहे सारी मुकम्मल तस्लीम ना हो? जी, जो जंग का बड़ा कैनवस है ना, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था पाकिस्तानी सफारतकारी की। जो बड़ा कैनवस है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका हमसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कोई किरदार अदा करें। अलबत्ता मैंने कुछ सुना है कि ओमान को उन्होंने कुछ कहा है इस मामले में किरदार अदा करने के लिए। तो बाकी तो आपको पता है कि और कोई कुव्वतें बीच में आ ही नहीं रही है, किसी किस्म का किरदार भी अदा कोई नहीं कर रही है। बड़ी जो तस्वीर खींच रही है, जिसका अभी इदरीस साहब ने भी बताया कि अमेरिका का इन्हिसार तो सिर्फ ये है कि हम कितना कि इनको मार सकते हैं, अब कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, मैस मर्डर करेंगे और मजीद अपने लिए बदनामी लेंगे। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि जो ईरानियों का जो एतमाद है वो पेज़ेश्कियान साहब की इन शराइत से भी नज़र आता है कि वो शायद बड़े पुरज़्म हैं। उनका ख्याल है कि जंग तूल पकड़े बेशक हम संभाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास इतने ज़खायर हैं, अस्करी ज़खायर, मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, दूसरे साजो सामान के, और शायद अमेरिका, चीन और रूस की तरफ से भी उनको इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की मदद है कि वो शायद अभी इसको तूल देना चाहते हैं। और उनको ये भी अंदाज़ा है कि बैटल ऑफ नर्व्स है, और ये अमेरिका के अंदर तो 4 किस्म के आपको पता है प्रेशर पड़ रहे हैं। एक प्रेशर तो ये है
कि खुद अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि क्या ये हमारी जंग है या इसराइल की जंग को हम लड़ रहे हैं। और दूसरा ये है कि गल्फ की रियासतों को जितना नुकसान हो रहा है वो भी शायद, और बल्कि मैं समझता हूँ ऑफ रैम्प भी यही बनेगा कि वो जाके अमेरिका को कहें कि जनाब आप ये जंग रुकवाएं। और तीसरा है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो मिसाइल जो है वो अब इसराइल के ऑरेंज डोम को पेनिट्रेट करके उधर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसराइल बता तो नहीं रहा, उन्होंने एक बैन किया हुआ है सारी इंफॉर्मेशन को, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि उनके पास उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी बात हुई तो मेरा ख्याल में अमेरिका को दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इस जंग को रोकना शायद उनके लिए बेहतर होगा। जी ठीक है, इदरीस साहब आप फरमाइएगा, क्या अमेरिका इस बात पे आएगा जो अभी एजाज चौधरी साहब ने कही है कि वो जंग रोकने के बारे में सोच रहा है? पीट हेग्सेथ की आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी वहाँ मौजूद थे, सुनी है। अब जो चौधरी साहब ने कहा है कि कारपेट बॉम्बिंग और मैस मर्डर की बात हो रही है, वो कर भी रहा है ऑलरेडी अमेरिका, मकासद भी पूरे नहीं हो रहे। न्यूक्लियर यूरेनियम जो इनरिच्ड हुआ है वो अभी तक ईरान के अंदर है, आप हुकूमत वहाँ की गिरा नहीं सके, ईरान सरेंडर कर नहीं रहा, तो फिर अमेरिका को इसमें क्या मिल रहा है? और क्या अमेरिका के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है, ख़ास तौर पे जो स्कूल की बच्चियाँ मारी गई हैं, उसके बाद अमेरिकियों के ज़मीर पे कोई बोझ आया है कि नहीं आया? शुरू होने से पहले ये जंग कोई 40% लोग फेवर थे स्ट्राइक्स के, वो कम होता जा रहा है जैसे ही न्यूज़ निकल रही है कि ये पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, ये जो स्कूल स्ट्राइक हुआ है, लड़कों बच्चियों का स्कूल स्ट्राइक हुआ है, उससे ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। और सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि इनका मकसद क्या है। हर दिन अमेरिकन की आवाम को ट्रंप कोई डिफरेंट चीज़, कोई मुख्तलिफ चीज़ बताता है। तो आई थिंक जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप बैठ के अमेरिका को बता नहीं सके कि ये हमारे एम है, इतनी देर लगेगी, आई थिंक कंफ्यूजन उतनी ही बढ़ेगी। और अब मिड टर्म आ रहे हैं नवंबर में, तो जितना पास जाता रहेगा नवंबर के, उतना ही ज़्यादा प्रेशर उनको पड़ना लगेगा। और आई थिंक ये भी एक रियलिटी है कि अमेरिका की मिलिट्री सबसे बड़ी है, सबसे वेल फंडेड है, मगर उनके पास भी जैसे इंटरसेप्टर होते हैं, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। तो जितना ये लंबा चलेगा उतने ही उनके रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे, उतने ही कम होंगे और उतना ही प्रेशर पड़ेगा। अभी थर्ड जो उन्होंने साउथ कोरिया से यहाँ पे मिडिल ईस्ट मंगवाया है अमेरिका ने, क्या इसके बाद अगर नॉर्थ कोरिया ने कोई प्रेशर डाला साउथ कोरिया पे, तो अमेरिका के अंदर इस बात पे कोई डिस्कशन हो रही है कि इतनी बुरी प्लानिंग के ज़रिए ये जंग शुरू की गई और इस तरह जो अब वो अपने मिलिट्री एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, कामयाबी भी कोई नहीं मिल रही, पूरी दुनिया का मुल्क उनका साथ नहीं दे रहा खुल के, यूरोप भी नहीं दे रहा, तो इस सिचुएशन में अमेरिका के अंदर जो आपकी कांग्रेस है, सेनेट है, वो क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे ट्रंप पे कि इसको बंद करें जंग को? जो जब से ट्रंप साहब आए हैं हुकूमत में, कोई साल से ज़्यादा हो गया है, उन्होंने जो रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है, डेमोक्रेट्स हैं, वो काफ़ी सिस्टमैटिकली ख़त्म किए हैं। वो या ही तो पॉपुलैरिटी उनकी इतनी ज़्यादा है, या ही उनके पीछे साल से हर डिफरेंट चीज़ों में उनके खिलाफ गए हैं। तो काफ़ी इनकी अपोजिशन पार्टी जो है, जो डेमोक्रेट्स अभी है, वो काफ़ी वीक है। तो शायद वो स्टेटमेंट्स निकालें, वो कहें, मगर उनकी मेजोरिटी नहीं है कांग्रेस में, तो उनकी बहुत लिमिटेड पावर है। और आप सही कह रहे हैं, देखिए 50% यूएस एयरफोर्स जो है अभी मिडिल ईस्ट में है, तो उनकी वनरेबिलिटीज हैं। और अगर चाइना ताइवान पे मूव करे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे मूव करे, कंसर्न है पेंटागन में कि ये काफ़ी वनरेबिलिटी छोड़ चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। जो आप बता रहे हैं कि वहाँ ऑपोजिशन को भी उन्होंने रगड़ा लगाया है, मीडिया को भी रगड़ा लगाया है, तो अब फिर वहाँ कौन सी ऐसी फोर्स रहेगी अमेरिका में जो ट्रंप का हाथ रोके? दूसरा ये बताइएगा, आज आप पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? अगर आपको डोनाल्ड रम्सफील्ड याद हो, जो इराक वॉर में डिफेंस मिनिस्टर था, मुझे याद है वो किस तरह बात किया करते थे। अब पीट हेग्सेथ भी है, इनके बारे में है भी कि ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट की तरफ इनका रुझान है, तो कैसे बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? उनसे जो सवालात हुए हैं उनके उन्होंने जवाब कॉन्फिडेंटली दिए, एरोगेंटली दिए, क्या है उनका रवैया, क्या है? ज़रा बताएंगे थोड़ा बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको सेकंड आपका सवाल का पहले जवाब आंसर देता हूँ। उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनने आधा की जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी 7 मिनट थी, उनमें से 3-4 मिनट उन्होंने मीडिया के खिलाफ बातें की। उन्होंने कहा कि जो मीडिया है वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं दे रहा अमेरिकन लोगों को, तो उनका काफ़ी उनने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट देने की कोशिश की। उनके साथ जो खड़े हुए थे, जो यूनिफॉर्म्ड 4 स्टार जनरल डैन केन है, उनका ज़्यादा थोड़ा सा एक सोबर किस्म का एटीट्यूड था। उन्होंने कहा कि देखें ये जंग है,
टाइम लगता है। तो आई थिंक काफ़ी डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज पीट हेग्सेथ आप तो जानते हैं वो फॉक्स न्यूज़ पे काम करते थे, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ही है कि ऐसे जो कोई टीवी पे हो। आपका दूसरा सवाल कि कौन प्रेसिडेंट ट्रंप को रोक सकता है, जवाब यह है कि कोई नहीं रोक सकता अभी। जब तक मिड टर्म नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी कुव्वत, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को रोक सके फॉरेन अफेयर्स में स्पेसिफिकली। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो आपने उनको कॉकी स्टाइल है उनका पीट हेग्सेथ का, लेकिन उनको कामयाबी भी नहीं मिल रही, तो इस चीज़ और वैसे भी पेंटागन ने पाबंदी लगाई हुई है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर कोई ख़बर इस जंग के हवाले से कोई मीडिया आउटलेट नहीं देगा। फिर भी उन्हें मीडिया से शिकायत है, तो क्यों है? अभी ये जो आप कह रहे हैं ना, ने जो लिमिट लगाई थी वो हम पे भी लगाने की कोशिश की थी कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं साइन करें कि जो ही हम लोग चाहते हैं वो पब्लिश हो, तो आपको पेंटागन से निकाला जाएगा। हमारे ऑफिसेस होते थे पहले, तो हमने नहीं साइन किया और हम सबको निकाला गया। जो आपके जो मेजर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, रॉयटर्स, हम सबको निकाला गया। तो हम पे पाबंदी लगाने की कोशिश की मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्योंकि हमारे सोर्सेज हैं पेंटागन में, मिलिट्री में, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, और उनसे बातचीत हो रही है। मेरे ख्याल से जब लोग मीडिया के खिलाफ बात करते हैं उनको या तो शायद कोई फेलियर हो रहा हो जंग में या इनसिक्योरिटी हो, और आई थिंक हिस्टोरिकली यही देखा है फेलियर कि हो या जब चीज़ें इनसिक्योरिटी। सही नहीं जा ठीक रही होती वही होता है। ठीक, चीज़ें सही नहीं जा रही तो ये होता है। और चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, नवंबर तक इदरीस कह रहे हैं, वहाँ ये है कि ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता, नवंबर तक जंग जा सकती है और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन नहीं रोक सकती है अगर उन्हें इलेक्शन हारने का ख़तरा हुआ। तो आपको भी ये लगता है कि ये जंग अब नवंबर तक चलेगी? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा चलेगी। और देखें, कामयाबी इनको हो नहीं रही अमेरिका को। और जो उनको नुकसानात हैं अभी तो बहुत सारे, तो जो बहरीन में और कतर में जो दूसरी जगह पे इनके अड्डे हैं जहाँ पे इन्होंने खरबों डॉलर लगाए हुए थे, और उसका जो नुकसान हुआ है और उसकी खबरें नहीं आने दे रहे, वो जब खबरें निकलेंगी ना सूनर लेटर, तो इसलिए इनका कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि एक गैर कानूनी जंग उन्होंने नाफिज की है और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर वो है कि अबनाए हुर्मुज़ को जो बंद किया गया है उसको छुड़वाने की या छुड़वाने की कोई इनके पास वो नहीं थी, जिसे कहते हैं ना, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई किसी किस्म स्कीम नहीं थी। और पहले तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम एस्कॉर्ट शिप्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वहीं पे सबसे ज़्यादा इनका टेस्ट होना है पीटर हेग्सेथ का भी, कि भाई ये कैसे इनको किया जाए। मैं परवीन सानी साहब का, वो आपको पता, बड़ी तहकीक करते हैं, उन्होंने उन्होंने बहुत सारे बताए हैं कि कौन कौन से सी बेस्ड मिसाइल्स हैं और कौन कौन सी लैंड माइन्स हैं और कौन कौन सी सी माइन्स हैं जो उन्होंने लगाई हुई हैं। तो अगर ये सब कुछ उनके इख्तियार में है तो आप देखें ना पूरी दुनिया का किस कदर प्रेशर पड़ेगा। चीन को अलबत्ता शायद इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत वो चीन के लिए तो तेल जा रहा है ईरान की तरफ से, वो निकालने दे रहे हैं उनको, और वो रूस से भी ले रहे हैं, लेकिन यूरोप को बहुत फर्क पड़ेगा, बाकी सारी दुनिया को बहुत पड़ेगा। ये कीमतें अमेरिका के अंदर भी बढ़ेंगी। ठीक है, अमेरिका आजकल तेल के ऊपर इतना ज़्यादा, मिडल ईस्टर्न ऑयल पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल चूंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वहाँ पे भी बढ़ेंगी, तो प्रेशर तो आएंगे। मैं नहीं समझता कि एक आध महीने से ज़्यादा और ये प्रेशर साल सकेंगे। मेरा ये ख्याल है कि 2-3 हफ्ते के बाद वो कोई विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे जिस अपने अंदाज में, मखसूस अंदाज में करते हैं, और उसको ख़त्म कर देंगे जंग। ठीक है, विक्ट्री आप समझते हैं वो डिक्लेयर करेंगे। मैं अभी पूछता हूँ अदरी साहब से कि विक्ट्री डिक्लेयर करने का कोई प्लान है कि नहीं, लेकिन इससे पहले मैं एक जो हमें आई है ख़बर वो ये है कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद बंद नहीं हुई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक फ़ाल है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है, परवाज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। ये हुकूमत ने जारी की है अभी उस ख़बर के बाद जिसमें ड्रोन यहाँ पे इस्लामाबाद में इंटरसेप्ट किया गया और उसको गिराया गया सक्सेसफुली और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से इस्लामाबाद का एयरपोर्ट ना एयरपोर्ट बंद है, ना फ़्लाइट्स की अराइवल, लैंडिंग और उनका डिपार्चर बंद है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट अपने मामूल के मुताबिक, वहाँ पे परवाज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। ये ज़रूरी था बताना। और जी साहब ये बताइएगा कि जो अभी एजाज चौधरी साहब ने कहा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप साहब अनाउंस करें कि हमने जंग जीत ली और चले जाएं, और लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है अगर वो ना खुली तो फिर जंग कैसे जीती? कुछ ना कुछ तो मामला तय करने पड़ेंगे ना कहीं।
नहीं, ये सही बोल रहे हैं कि मतलब कह तो सकते हैं कि जंग जीत चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प को सेल्समैन किया जाता है तो कह सकते हैं कि जीत चुके हैं, मगर मुझे काफ़ी मुश्किल लग रही है कैसे कर पाएंगे। पहले दिन जब आयतुल्लाह खमीनी को मारा गया था इसराइल से, उस दिन कह सकते थे कि देखें लीडर जो है वो मर चुके हैं, मारा दिया है, अब विक्ट्री हो चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहेंगे कि विक्ट्री हो चुकी है, क्योंकि रियलिटी है कि ईरान के पास भी से है। ईरान शायद काफ़ी अटैक हो चुका है, मगर फिर भी मिलिटरी स्ट्रांग है। तो अगर ईरान कहे कि हम लोग स्ट्रेट नहीं खोलेंगे, अगर वो काउंटर अटैक दुबई कतर पे कंटिन्यू करें, तो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि ट्रम्प कैसे सेल कर सकेंगे अमेरिकन ठीक है। लोगों को कि ये जंग जीत ठीक। चुका है। आप वहाँ पे जो कुछ देख रहे हैं उसके मुताबिक, ख़बरों के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एनालिसिस के मुताबिक, क्या ये बता सकते हैं कि अमेरिकी ग्राउंड फोर्सेस ईरान में दाखिल की जाएंगी या नहीं? यस और नो? मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ईरान की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, तो ठीक। ग्राउंड ट्रूप्स मुश्किल होगा। ठीक। ठीक है। ताहिर इजाज़ चौधरी साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आपके ख्याल में ये जंग अब क्या शेप लेगी? क्या अमेरिका वाकई विक्ट्री डिक्लेयर करके चला जाएगा या कुछ ना कुछ मायदा करना पड़ेगा कहीं पे? नहीं, कुछ करना पड़ेगा जी, स्टेलमेट है। और मुझे तो यही पता चल रहा है कि अमेरिकी कोशिश कर रहे हैं ओमान के जरिए या किसी और इंटरलोकुटर के जरिए कि कोई थोड़ा सा किसी की तरफ मामला तय हो, क्योंकि गल्फ रियासतें जो है ना वो बड़ी मुश्किल में है। पहले आपको पता है कि इसराइल ने जब ईरान के ऑयल रिजर्वायर पे हमले किए तो अमेरिका ने रोक दिया, क्योंकि जब ये हमले करेंगे ईरानी उनके रिजर्वायर्स पे, गल्फ की रियासतों के और उनकी डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, तो वो तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो इस वजह से वो इतनी बड़ी अमेरिका की जो ठीक। इन्वेस्टमेंट है भारत हो रही है, ये रोकनी पड़ेगी अमेरिका को ये जंग। अदरवाइज उनके लिए ये जो जो खिता है वो हाथ से भी निकल जाएगा। और इसराइल का भी जो ख्वाब था ना कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा और मैं यहाँ पे सारे अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे, ये सब का सब अब खतरे में पड़ चुका है जी। ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज इदरीस अली साहब हमसे बात करने का। और वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद बंद होने की खबरें ठीक नहीं हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक फ़ाल है। जो ड्रोन आया था उसको सक्सेसफुली गिरा लिया गया है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है। परवाज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। ये है वजाहत जो हुकूमत की तरफ से हमें आई है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, तालिबान दहशत गर्दों पर हमले जारी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का, तालिबान दहशत गर्दों पर हमले जारी। इस पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया ताहिर खान साहब ने जो माहिर हैं अफ़गान अमूर के, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो दिफाई तजियाकार हैं। ताहिर साहब, आप फरमाइएगा कि कल जो रात को पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पक्तिका के ऊपर हमले किए हैं, उस पर क्या वहाँ से इतलात आई हैं? आपके ज़राए के मुताबिक कितना नुकसान हुआ है वहाँ दहशत गर्दों का? बहुत शुक्रिया। बयान तो आया है तालिबान हुकूमत के जो मरकजी तर्जुमान है हमलों का, उसने जिक्र किया है। लेकिन अफगानिस्तान में जब मैं देखता हूं, जब से जंग अगर अक्टूबर में हुई है और ये अब जो सूरत हाल बनी है अफगानिस्तान से, खबरें वहां पर बहुत एक सख्त कानून है, कोई भी ना कोई रिपोर्ट कर सकता है जब तक सरकारी उनको बयान वहां से ना मिला हो। तो ये बड़ा मुश्किल है कि वहां से जो हुआ किया है, तो ये इस वक्त तक मुश्किल है कि मालूमात, क्योंकि काबुल में जो सहाफ़ी भी है गैर मुल्की इदारों के वाले, फिर अफ़गान सहाफ़ी, तो वो भी उनको भी इजाज़त नहीं होती। और आप यकीन कीजिए, जब मौलाना फजल रहमान खलील गए थे तो लोग हमसे पूछ रहे थे अफ़गान सहाफ़ी क्या हो। मैं उनसे कहता कि वो तो काबुल में है, तो आप उनसे वहाँ रब्ता करें। तो वो कह रहे थे कि हम रसाई नहीं है, अप्रोच नहीं होता, मतलब है कि, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल है कि वहाँ से कोई चीज़ सामने आ जाए। हाँ, ये तो है। ये तो ज़ाहिर अमेरिका ने भी पाबंदी लगाई है। आप देख ही रहे होंगे, पेंटागन की इजाज़त के बगैर जंग के बारे में कोई ख़बर नहीं दी जा सकती। इसराइल भी यही कर रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि ये जंग अचानक थोड़ी सी लगता है हमें गर्म ज़्यादा हो गई है, इसकी वजूहत क्या है? मेरी नज़र में जो पाकिस्तान का अब पाकिस्तान की जो पोजीशन है, ख्वाह वो सालिसों के ज़रिए वो उसको इजहार करता है, पाकिस्तान उसको एक्सप्रेस करता है, तालिबान तक पहुंचाते हैं, या जो दो तरफा 4.5 साल मुलाकातें हुई है उसमें भी पाकिस्तान का अब यही मौक़िफ़ है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान को तहरीरी तौर पे इस तरह गारंटी देंगे कि वो जो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अनासिर है
उनके खिलाफ ऐसे इकदाम की जो वेरीफाई हो, जिसकी तस्दीक हो। दूसरा, पाकिस्तान का मुतालबा बिल्कुल क्लियर है कि उन लोगों को पकड़ो, उनको जेलों में डालो, उनसे असलहा ले लो, और उनके जो मराकज़ है उनको ख़त्म कर दे। तो अफगान साइड का मौक़िफ़ यही है कि आप इनसे बात करें, पाकिस्तान रियासत बात नहीं करता। तो मसला पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत, और वो वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा, यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि एक मसला है। यहाँ मैं किसी ज़िम्मेदार से मिला था अभी, तो उसका यही कहना था कि अगर तालिबान पाकिस्तान का ये मुतालबा मान ले कि उन लोगों के खिलाफ आप एक्शन ले, उनको ना, तो फिर हमारे जो दीगर मुतालबात हैं उनके बकौल वो सिफर है, कोई भी और मुतालबा अफगान तालिबान को। तो सिर्फ यही वजह है जो आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक क्यों हुई, ये माहौल क्यों पैदा हुआ पाकिस्तान में। जिस तरह अभी आज हम बात कर रहे हैं, तो लकी मरोत में 7 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो कौन सा मुल्क है? तालिबान खुद इतने ज़्यादा हसास है दाइश से मुतालिक, तो सिक्योरिटी में तो कोई मुल्क कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और मेरे ख्याल में वहाँ पर ये इस बात को समझना पड़ेगा कि 4.5 साल तक पाकिस्तान आपसे मुज़ाकरात करता रहा, मुआहिदे होते रहे, आना जाना होता रहा। इसहाक डार ने 1 साल में अमीर खान मुत्तकी के साथ 5 मुलाकातें की है। 2 मरतबा वो काबिल गए हैं, फिर चीन में मुलाकात हुई, तुर्की में हुई, और उज़्बेकिस्तान में गालिबन हुई है। तो इस कौन सा ये ममालिक होंगे कि जिस तरह इंटरेक्शन हो? तो उनको ये देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जो दुनिया से कहा करता था कि तालिबान के साथ इंगेज करे, उनके फ़ंड जो $9 अरब जो अफगानिस्तान के, उनको वो करो, उनको सफारत खाना सबसे पहले पाकिस्तान ने हवाले किया। OIC का स्पेशल इजलास दिसंबर में 2021 में पाकिस्तान ने बुलाया। उनको समझना पड़ेगा कि अब वो ग्रुप नहीं है अफगान तालिबान, वो हुकूमत कर रहे हैं, उनको समझना तो पड़ेगा। ठीक है, जनरल साहब से आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि ये आज हमने देखा कि जब लकी मरवत का जिक्र किया है, वहाँ 7 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, वहाँ दहशतगर्द हमला हुआ है, उसके जवाब में जो कल रात हमने किया है। फिर हमने देखा कोहाट में 3 ड्रोन्स आए जिनको मार गिराया गया, और कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद में हुआ है, यहाँ भी सुना है कोई ड्रोन शायद आया है, क्या है। तो ये कैसे, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आ गई तालिबान के पास? हम तो सुन रहे हैं कि मुसलसल पिछले कई दिनों से पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है अफ़गानिस्तान में, वहाँ उनके ड्रोन के काफ़ी हमने जो स्टोरेज थी ज़खायर से तबाह भी किए हैं। फिर ये उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के अंदर इतनी दूर तक ड्रोन्स भिजवा दें। कहाँ से आए हैं ड्रोन्स उनके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अफसर साहब, ये देखने की जरूरत है कि ये तालिबान जो हैं, जिसको अभी आप एक टर्म आप सुन रहे होंगे आजकल, मास्टर प्रॉक्सी, तालिबान अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अकेले नहीं है जी इस एप्लीकेशन में। ये नहीं हो सकता कि वो अकेले लगे हुए हैं। देयर इज अ कंप्लीट रेड सिंडिकेट। और ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिस मुल्क से है, जो पाकिस्तान के वजूद को नहीं देख रहा, उसने अपना ऑपरेशन संदूर 2.0 जो है उसके लिए इस मास्टर प्रॉक्सी को हायर किया है जी। मैं ये बात कहना ये चाह रहा हूं कि इंडिया की फुल फ्लैश सपोर्ट इनको हासिल है। तो ऑफ कोर्स आपकी जो उनके मंदूब ने बातें की सिक्योरिटी काउंसिल में, जिस तरीके से वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बातें कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ जो इंडिया ने वहां के लोगों के लिए किया, एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रहा है उसका तो जिक्र किया, लेकिन ह्यूमन राइट्स को वायलेशन से उसने कोई बात नहीं की, विमेन राइट्स की वायलेशन की कोई बात नहीं की। जो बाकी ममालिक सारे रो रहे हैं वो इसलिए नहीं की कि वो अपने उन प्रॉक्सी मास्टर्स को बताना चाहता है, मास्टर स्पॉन्सर्स के तौर पे, कि जी मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डोमेन में, आपने मिलिट्री डोमेन में ये कार्रवाइयां करनी है। और ऑफ कोर्स जब आप प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट होते हैं तो आपने स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट भी देनी होती है, फाइनेंस भी करना है, प्लान भी करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स भी देनी है, और ऑफ कोर्स इनको पेमेंट्स भी करनी है। तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट जी। वो तो इनको और लीथल कर, लेकिन वो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें मुझे ये बताएं कि क्या इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये ड्रोन्स भी इंडिया ने इनको दिए हैं और ये इनके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं? देखिए इब्रार साहब, तादाद तो मैं इतनी नहीं कह सकता कि इनके पास होंगे, लेकिन इससे इम्पैक्ट करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर भी इनके स्लीपर सेल्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल खत्म हो गया और हर चीज वहां से होती है, ऑलरेडी स्लीपर सेल्स। क्या ये मुमकिन है कि ये जो ड्रोन्स कोहाट या इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल हैं, उन्होंने ये कंट्रोल कर रहे हो, वो ये उड़ा रहे हो? ये पॉसिबल है? देयर आर लाइकली चांसेस कि हो सकता है ऑलरेडी उन्होंने प्लेस कर दी हो जी अपने टेंटिकल्स के साथ इस तरह की चीजें। और आपको पता है ऑलरेडी इनके स्लीपर सेल्स तो यहाँ पर मौजूद हैं, सपोर्ट तो इनका हासिल है। देयर आर लाइकली चांसेस। मुझे अब चूंकि टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता कि किस तरह के ये ड्रोन थे,
और कहाँ से ये उड़ के अफगानिस्तान से भी आ सकते हैं, हॉटशॉट के एरिया में तो चले आ सकते हैं जी, वहां पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, बट एनीवेज ये अंदर भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इनकी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बेस मौजूद है, जिनको पाकिस्तान यही तो कह रहा है। अभी जिस तरह ताहिर खान साहब कह रहे थे कि जी वो उन्होंने एक्शन करना है, देखिए पाकिस्तान ने तो उनको 3 चॉइसेस दे दी थी अफसार साहब कि या तो आप खुद इनके खिलाफ एक्शन कर लें, या हमारे साथ मिलकर इनके खिलाफ एक्शन करें, या फिर हमें करने दें, आप इनको वहां पे सेंचुरी कर दें। तो चॉइसेस दी गई थी, बट ठीक है ताहिर साहब जी। ताहिर साहब ये बताइएगा कि अभी आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, एनालाइज कैसे करते हैं? ये टिट फॉर टैट चलता रहेगा या इसमें कोई कमी आएगी? मेरे ख्याल में कमी आनी चाहिए, लेकिन जो है ना बाल जो उसकी कोर्ट में होती है, वो जो हम कहते रहते हैं, तो अफगान तालिबान के हाथ में है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि चीन के स्पेशल एनवाई जो है, नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान, वो शटल डिप्लोमेसी कर रहा है कुछ दिनों से। वो काबुल जा रहा है, फिर इस्लामाबाद आ रहे, फिर इस्लामाबाद, फिर काबुल। इस तरह तुर्की का डेलीगेशन इस्लामाबाद में 4-5 दिन मौजूद था काबुल से आने के बाद। यानी लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये शायद इस पर कम बात हुई, ये सालिसी तो कर रहे हैं कि जंगबंदी भी हो, ईद से पहले कोशिश हो रही है, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये भी ना हो, इसमें कमी हो। लेकिन हम सुनते हैं कि जो वफूद आते हैं यहाँ पे, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इसलिए मुत्तफिक है कि चीन को कंसर्न अफगानिस्तान के मुतालिक है। आपको भी पता है, आप भी सहाफ़ी है। सिंकियांग में मुझे बताया कि सिंकियांग में कोई 10 साल में कोई धमाका हुआ है। सिंकियांग में कोई 10 साल में किसी ने, हत्ता कि वहाँ तो खैर पिस्तौल का तस्वर नहीं है, लेकिन किसी ने चाकू पे किसी को वो किया है। तो मसला यह है कि पाकिस्तान के जो कंसर्न है, खदशात है, जब सालिसों के सामने भी पेश होते तो वो पाकिस्तान से मुत्तफिक होते हैं। तो इस वजह से मसले का हल उस साइड पे है। लेकिन ये भी हमें भी देखना पड़ेगा कि अब डिप्लोमेसी को हमें, मेरी नज़र में वो साथ साथ चलना चाहिए, उसको हमने गिव अप नहीं करना। डिप्लोमेसी चलनी चाहिए। जाहिर साहब ये बताइएगा आखिर में कि डिप्लोमेसी तो चलनी चाहिए, लेकिन जो ये ड्रोन्स वाला एक नया फैक्टर जंग में एंटर हुआ है, इसके बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसको रिटेलिएट करेगा, और ये थ्रेट कैसे इसको काउंटर करेगा पाकिस्तान? देखिए, इसको तो ऑफ कोर्स डिफेंसिव कार्रवाइयां तो यहीं पे करेंगे, लेकिन आपने फिर कास्ट क्रिएट करनी होती है। पाकिस्तान ने एक चीज बड़ी क्लियर अफसार साहब उनको कर दी है जी, कि पाकिस्तान ने कहा कि आप जो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म यहाँ पे करेंगे, उसका रिस्पांस आप अभी डीप इनटू अफगानिस्तान आपको मिलेगा। देखिए ना, कंधार तक आप कर रहे हैं, पख्तिया कर रहे हैं, काबुल कर रहे हैं। Who could think 6 months back कि पाकिस्तान ऐसा रिस्पॉन्स करेगा? और जहां तक चाइनीज का ताल्लुक है, इफ आई क्विकली में से जो ताहिर साहब बात करें, वो पैराफ्री पे चाइनीज को टारगेट कर रहे हैं जी। ताजिकिस्तान में किया है, पाकिस्तान में किया है। ये जो पंजाबी मजदूर मारे हैं इन्होंने बलोचिस्तान में, तो इस पर डुअल काम किया है। एक तो चाइना को भी काउंटर किया है, और फिर पाकिस्तान को भी वो काउंटर करते हैं जी। तो दोनों काम इसमें करते हैं। काबुल के अंदर रेस्टोरेंट में चाइनीज मारे, तो चाइनीज पैराफ्री पे चाइनीज को टारगेट कर रहे हैं। फिर जो इंडिया है, वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना स्पेसिफिक भी अपने क्रेडेंशियल्स ठीक कर रहा है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडो पैसिफिक का कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे वो तो अपने आप को शोकेस कर रहा है कि मैं इसको भी स्कटल करूंगा, लेट मी यूज दिस सॉइल्स ऑफ अफगानिस्तान। इधर मुझे कोई ना पूछे, फिर मैं सारे आपके टास्क कंप्लीट करने के लिए तैयार बैठ लूंगा। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब, ताहिर खान साहब हमसे बात करने का। तो यही बात आई है कि लकी मरवत में जो कुछ हुआ कोहाट में और इस्लामाबाद में, इसका जवाब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर डीप देगा। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त हमारा आज के एडिटोरियल का, जंग ईरान में लेकिन स्कूल पाकिस्तान में बंद हैं। कल मैं CNN देख रहा था, तो उसमें वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में हुए हैं इस जंग की वजह से, ईरान, अमेरिका और इसराइल की, उसमें बता रहे थे, मुख्तलिफ मुश्किलात मुल्कों की बता रहे थे। पाकिस्तान का जब वो जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और उससे मुझे पता चला कि पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे स्कूल बंद करके इस अहम मसले से निपटने की कोशिश की जा रही है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है, जिससे पूरी दुनिया में तेल का बहरान है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान उन मसाइल का हल कर रहा है स्कूल बंद करके। तो ये क्या बात हुई? और हम देखते हैं कि जो भी पाकिस्तान में मसला होता है, कोई मजहबी त्यौहार हो, कोई मसलकी त्यौहार हो, कोई कल्चरल त्यौहार हो, बसंत हो, कोई शब मेराज हो, शब बरात हो, यहाँ पे छुट्टी होती है। आज यौमुल कुद्स
तो आज इस्लामाबाद पूरा बंद था, रेड जोन अभी भी बंद है, हम बड़ी मुश्किल से दफ्तर पहुंचे हैं और सिंध में भी आज छुट्टी थी। तो ये छुट्टियां और ये सब जितने मैंने रिलीजियस और मसल की मैंने आपको इवेंट्स बताए हैं, सब पे स्कूल बंद होते हैं। अब उसका मसला ये है कि स्कूल का एक एकेडमिक ईयर होता है और जो गुज़िश्ता साल एक केस दायर हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की जन्म से उसमें ये माना गया था कि कम से कम कैलेंडर 220 दिन का होना चाहिए स्कूलों का, तालीमी इदारों का। 220 दिन पढ़ाई होगी तो बच्चे अपनी डिग्रियां हासिल करने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन जितनी हम छुट्टियां करते हैं तो ये एकेडमिक कैलेंडर 135 दिन का रह जाता है। गर्मियों की छुट्टियां अलग होती हैं, ईद की अलग होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की छुट्टियां अलग हैं। तो ये क्या हमारे यहाँ, ये क्यों है ऐसा कि कोई भी यहाँ पे जलसा जुलूस रैली हो तो सड़कें बंद करवा के, स्कूल बंद करवा के, दफ्तर बंद करवा के, शहर बंद करवा के ही हमारे सियासी लीडर्स को और उलमाए कराम को सुकून मिलता है। हालांकि इन्हें देखना चाहिए आज के दिन तेहरान में जहां जंग लगी हुई है, अल कुद्स डे मनाया गया, वहां टॉप लीडरशिप ईरान की मौजूद थी, लेकिन कोई वाकया नहीं हुआ, ना किसी पे उन्होंने हमला किया, ना अपनी दुकानों को आग लगाई, ना अपने इदारों को आग लगाई, ना अपने लोगों को जिंदा जलाया, क्योंकि वो एक जिंदा कौम है। और हम और हमारे ये लीडर। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज एंड गुड नाइट।